हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। ठीक, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज बताया था। ठीक, तो पूरा फिर से लिखवा के आपको बोर नहीं करूंगा, सीधा स्टार्ट करते हैं। चीजें आपको याद ही होंगी, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल। ठीक, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज। थीटा अपर और थीटा लोअर दोनों परपेंडिकुलर से नापे जाएंगे। थीटा अपर ऊपर होगा तो पॉजिटिव, थीटा लोअर नीचे होगा तो पॉजिटिव। ठीक, और जो सिरा इन्फिनिटी चले जाएगा उससे रिलेटेड एंगल 90। ठीक, इतना पता है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और एक दया मैं आप लोगों पर कर देता हूं कि मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं। ये परपेंडिकुलर था के लैम्डा बाई डी साइन थीटा लोअर प्लस साइन थीटा अपर। फिर ई पैरेलल था आपका के लैम्डा बाई डी, याद रहे, कॉस थीटा लोअर माइनस कॉस थीटा अपर। ये था, राइट। ठीक, अब देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कि एक लाइन चार्ज है, ये एक तरफ इन्फिनिटी हो गया है। जब भी ऐसा डॉट 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 बनाएंगे तो मतलब इन्फिनिटी हो गया है। ठीक, तो एक तरफ इन्फिनिटी गया तो इसको सेमी इनफाइनाइट भी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। ठीक, और क्या डेटा दिया गया है, ये लाइन चार्ज यहां पे खत्म हो गया है। ठीक, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट यहीं पर है कि इसको पीछे बढ़ाने पर ये वाला जो एंगल है ये आपका 30 डिग्रीज। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी, राइट। तो यहां पर आपको ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू बतानी, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, राइट। ठीक, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल अलग अलग। फाइंड आउट ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल। ठीक, राइट, तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए वायर पर। अब देखिए वायर यहां है लेकिन परपेंडिकुलर तो यहां गिरेगा ना ऐसे, तो ये एंगल 90 हुआ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो डी कहलाएगा। ये जो डी है ये नहीं, तो डी परपेंडिकुलर ये कितना आ जाएगा। इस ट्राइंगल को कंसीडर करिए, ये डी और ये 30 डिग्रीज, तो डी परपेंडिकुलर कितना हो गया, डी साइन 30 डिग्रीज, राइट। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इंटू साइन 30, तो इज इक्वल टू साइन 30 होता 1/2, तो डी परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई d/2, राइट। अब देखिए क्या है कि ये लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को हमने इस पॉइंट से ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने वाली लाइन ये, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये, परपेंडिकुलर ये है, तो ये बनेगा आपका, ये एंगल बनेगा आपका थीटा लोअर, ये एंगल बनेगा आपका
थीटा लोअर, और ये एंगल है कितना, ये 30, ये 90, तो ये वाला एंगल हो गया 60, ये वाला एंगल हो गया 60, राइट। ठीक, तो अब देखे क्या है कि डी परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया d/2, थीटा लोअर ऊपर चला गया ना, और ऊपर चला गया तो कैसा लेंगे, नेगेटिव -60, ठीक, और थीटा अपर जो सिरा इंफिनिटी चला जाता है वो कितना हो जाता है 90, उसके से रिलेटेड एंगल कितना हो जाता है 90। तो ये आ गया अपने पास डेटा। तो ई परपेंडिकुलर के लैम्डा अपॉन डी की जगह d/2, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो गया d/2, ठीक। तो साइन थीटा लोअर, तो साइन ऑफ -60 यानी माइनस साइन 60, साइन ऑफ -60 यानी माइनस साइन 60 यानी -√3/2, ठीक। साइन 60 √3/2 होता है, प्लस साइन 90 1, इतना आ गया। फिर केवल बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी उस फॉर्मूले में, ई पैरेलल के लैम्डा अपॉन d/2, फिर कॉस थीटा लोअर, तो कॉस ऑफ -60, राइट, कॉस ऑफ -60, तो कॉस ऑफ -थीटा कितना होता है प्लस कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ -60 हो जाएगा प्लस कॉस 60, और प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, राइट। देन माइनस कॉस ऑफ थीटा पर कॉस 90 कितना होता है 0, ठीक। तो आपका इतना आ गया, राइट। तो ये हो गया आपका 2k λ/d 1 - √3/2, ठीक। और आपका ये हो जाएगा k λ/d, आपका ये हो जाएगा k λ/d, ठीक। तो इस प्रकार से हमने ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल फाइंड कर लिया, नोट कर लीजिए। ठीक, मिटाते हैं इसको। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक। तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, दोनों तरफ डॉट डॉट डॉट, मतलब दोनों तरफ इन्फिनिटी गया, ऊपर भी इन्फिनिटी गया है, नीचे भी इन्फिनिटी गया है। डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करनी, ठीक। तो इसमें डी तो पता ही है, डी थीटा लोअर और थीटा अपर क्या दोनों ही 90 हो गए हैं, ठीक, दोनों के दोनों 90 हो गए हैं। तो आपका ई परपेंडिकुलर के λ/d साइन 91 प्लस साइन 91, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2k λ/d, और ई पैरेलल आपका
cos 90 माइनस cos 90। एक तो cos 90 खुद ही जीरो होता है, और दूसरी बात ऑब्जर्व करने वाली ये है कि जब भी थीटा लोअर और थीटा अपर बराबर हो जाएंगे तो आपका ई पैरेलल वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ई पैरेलल वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ई पैरेलल जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज कितना आ गया टोटल, 2k लैम्डा बाई डी। ठीक, 2k लैम्डा बाई डी, नोट कर लीजिए। हम मिटाते हैं इसको। आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड पॉइंट, at the end point of a semi-infinite line charge, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो एक ही तरफ इंफिनिटी को गया है, फिर एक जगह रुक गया है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, डी डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो एक तो ई परपेंडिकुलर आएगा इधर की ओर, ठीक, और एक ई पैरेलल आएगा इधर की ओर। ठीक है, दोनों निकालने हैं। तो अब देखिए अपर मोस्ट पॉइंट तो गया इंफिनिटी को, तो थीटा अपर हो गया 90, और थीटा लोअर तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट यही है, तो यही लाइन बनाना। ठीक, और ये लाइन ठीक परपेंडिकुलर के ऊपर है, तो थीटा लोअर कितना हो गया, जीरो। लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर से जितना एंगल बनाते हैं, और दोनों लाइन तो सेम हो गई, तो एंगल हो गया जीरो, राइट। तो अब आपका ई परपेंडिकुलर आपका हो गया, वैल्यूज पुट कर दीजिए। के लैम्डा बाई डी, थीटा लोअर जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन थीटा अपर तो साइन 91। ठीक, तो ये हो गया है के लैम्डा बाई डी, ई पैरेलल के लैम्डा बाई डी। ठीक, तो कॉस थीटा लोअर तो कॉस 01 माइनस कॉस थीटा अपर तो थीटा अपर 90, कॉस 90 जीरो। तो ये कितना हो गया, के लैम्डा बाई डी, यानी ई परपेंडिकुलर भी के लैम्डा बाई डी और ई पैरेलल भी के लैम्डा बाई डी। तो रिजल्टेंट दोनों 90 डिग्री पे है ना, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक, तो क्या इसको करने की जरूरत है, के लैम्डा बाई डी का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई डी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, कर लो जल्दी से, √2 के लैम्डा बाई डी √2। ठीक, बस एक लास्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड at the perpendicular bisector हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। at the perpendicular bisector of a finite
लाइन चार्ज, ठीक। तो अब जैसे ये एक लाइन चार्ज है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी, ठीक। तो परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। मान लेते हैं थीटा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, मान लेते हैं थीटा, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि इस केस में थीटा लोअर और थीटा अपर दोनों बराबर हो गए, और जैसे ही दोनों एंगल बराबर हो गए तो हम तुरंत क्या बोल सकते हैं कि आपका ई पैरेलल तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा लोअर थीटा अपर जैसे ही बराबर हो जाएंगे वैसे ही आपका ई पैरेलल कितना हो जाएगा, जीरो, राइट, ठीक। तो बचेगा केवल और केवल ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा लोअर प्लस साइन थीटा अपर, परंतु दोनों के दोनों बराबर हैं, कितने, थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इतना हो जाएगा, राइट। अब अगर इस वायर का लेंथ भी दिया हो तो साइन थीटा की वैल्यू स्मॉल डी और इस लेंथ l/2 के टर्म्स में लिखी जा सकती है, राइट, लिखी जा सकती है। परंतु मैं इसको ना लिखूंगा ना आप कॉपी में लिखिएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब हम निकाल लेंगे, इतनी जानकार तो हम लोग है ही हैं। बुक्स में फालतू में फैलाने के लिए इसको ऐसा लिख दिया जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू l/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट डी स्क्वायर प्लस l/2 स्क्वायर, बेकार में भारी भरकम हो जाएगा। सिंपली याद रखिए 2k लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा, ठीक, राइट। अब देखिए क्या है कि एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस फाइनाइट लाइन चार्ट पर। ठीक, क्वेश्चन क्या है, मैं इसे बाद में लिखवा दूंगा, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। एसएचएम बेस्ड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑब्वियसली लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक। अगर इसके ऊपर, ठीक, इसके वर्टिकली ऊपर एक चार्ज रखा जाए, चार्ज ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस q, एंड चार्ज प्लस q, ठीक। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, for what value of x the charge will be in equilibrium, for what value of x the charge will be in equilibrium,
बंद हो गया है। रिकॉर्डिंग हुआ बंद। Forward position of x, the charge will be in equilibrium, right? B part, find out the nature of equilibrium. Find out the nature of equilibrium. ठीक। then C part अब लिख लीजिए, if it is stable equilibrium, then find out the time period of SHM, if it is slightly displaced in vertical direction. If the nature of equilibrium is stable, then find out the time period of SHM. If the charged particle is slightly displaced in vertical direction. ठीक। सी पार्ट में टाइम पीरियड फाइंड करना है। सिचुएशन एकदम सिंपल है, लैम्डा कूलम पर मीटर का कि लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला एक लाइन चार्ज ऐसे रखा गया है। ठीक। इसके वर्टिकली ऊपर, इसके ठीक वर्टिकली ऊपर एक m मास और प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। पहला पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। दूसरा पार्ट, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। और तीसरा पार्ट, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो टाइम पीरियड का सवाल आता है। ठीक। तो अगर इसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, ठीक, तो प्रूव करिए कि ये एसएचएम करेगा और उस एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड करिए। राइट। ठीक। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर इक्विलिब्रियम। तो पहले पार्ट के लिए देखिए बच्चों क्या है, कि इस चार्ज पार्टिकल का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो mg नीचे लगेगा और सपोज मैं मान लेता हूं कि x0, x की वैल्यू जब x0 होती है, यानी x0 डिस्टेंस पर वो इक्विलिब्रियम पर रहता है। तो जब वो x0 डिस्टेंस पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही होगी, 2k लैम्डा बाई x0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, तो फोर्स ऊपर की ओर कितना लग रहा होगा, इतना। ठीक। समझिए बात को कि एक mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, और 2k लैम्डा बाई x0 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्या हो जाएगा, फोर्स। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 2k लैम्डा बाई x0 और चार्ज q। तो 2k लैम्डा बाई x0 इनटू q क्या दे देगा, फोर्स ऑन दैट चार्ज, जो कि ऊपर की तरफ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। राइट। तो इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम 2k लैम्डा क्यू अपॉन एक्स नॉट कितना होना चाहिए, mg के बराबर। ठीक, तो थोड़ा सा बस यहां पे लिख देते हैं, इसका मिटाएंगे ही। यहां से आपका एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 2k लैम्डा क्यू अपॉन mg, और यही फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले तो बोर्ड मिटाना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले पार्ट बी पार्ट पर, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम राइट। तो मान लेते हैं कि ये वायर है, लैम्डा कूलम पर मीटर के चार्ज वाला। ठीक, और इस पॉइंट पर थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो mg नीचे लग रहा होगा, और 2k अगर ये डिस्टेंस में x मान लूं तो ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण, 2k लैम्डा बाई एक्स, राइट। 2k लैम्डा बाई एक्स इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू क्या हो जाएगा, फोर्स। ठीक, तो नीचे की ओर mg फोर्स और ऊपर की ओर 2k लैम्डा बाई एक्स इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, इतना फोर्स लग रहा है, राइट। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि हम पिछले पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट 2k lambda q upon x will be equal to mg and f net will be equal to 0 and f net will be equal to 0, यानी यहाँ पर होगा इक्विलिब्रियम, यहाँ पर होगा इक्विलिब्रियम कब, जब x की वैल्यू x नॉट के बराबर होगी। पिछले पार्ट में हमने x नॉट की वैल्यू निकाली। अब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पता करने के लिए आप इसे इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें, आप इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें। सपोज मैं इसको x डिस्टेंस ऊपर ले आता हूँ, सपोज मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, ये x हटा देते हैं। सपोज मैं इसकी इस एक्सिलरेटिंग पोजीशन से ऊपर ले आता हूँ, तो अगर ऊपर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या होगी, x नॉट से बड़ी हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर x नॉट से बड़ी हो जाएगी, ठीक, तो आपका जब x की वैल्यू बड़ी होगी तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, यानी ऊपर लगने वाला ये वाला जो फोर्स है वो घट जाएगा और mg में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, x को बढ़ाएंगे तो ये वाला फोर्स घट जाएगा और mg में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो
तो अब देखिए जब x इक्वल टू एक्स नॉट था, जब x इक्वल टू एक्स नॉट था तो 2 के लैम्डा क्यू बाई एक्स ये वाला फोर्स mg के बराबर था। तो जब आप x को x नॉट से बड़ा कर देंगे, जब आप x को x नॉट से बड़ा कर देंगे तो ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg से ज्यादा हो जाएगा, सॉरी mg से कम हो जाएगा, क्योंकि घट गया है ना, x बढ़ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया, जबकि mg उतना ही रह गया तो ये घट जाएगा, mg से कम हो जाएगा, राइट। और अगर ये mg से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे वाले लगने वाले mg से कम हो जाएगा तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, mg की तरफ, यानी नीचे की तरफ, ठीक। वेरी सिंपल। जब x इक्वल टू एक्स नॉट था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg के बराबर था और एफ नेट की वैल्यू 0 थी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। जब हमने इस पार्टिकल को ऊपर खिसकाया, यानी अब x कैसा हो जाएगा, x नॉट से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो जब आप x को बड़ा करेंगे, जब आप x को बढ़ा देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा और mg उतना ही रहेगा, यानी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू अब mg से कम हो जाएगी, mg से कम हो जाएगी। तो ऊपर लगने वाला फोर्स कम, नीचे लगने वाला फोर्स ज्यादा, डेफिनेट किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ, यानी पार्टिकल को छोड़ देंगे तो ये वापस इक्विलिब्रियम पर जाने का प्रयास करेगा। ये क्या करता है नीचे ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। एक बार नीचे करके भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हमने कई सारे बच्चों ने नीचे खिसकाया होगा तो वो बोलेंगे कि नीचे वाला सर बता दीजिए, ठीक। तो अगर हम इसको नीचे खिसकाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, x घट गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स x नीचे है ना, x आपने घटा दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि ऊपर लग रहा था वो क्या होगा, बढ़ जाएगा और mg उतना ही रहेगा। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg से बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg से बड़ा हो जाएगा। अब ऊपर लगने वाला फोर्स बड़ा है और नीचे लगने वाला फोर्स छोटा है, तो एफ नेट इधर की ओर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो पार्टिकल को छोड़ देंगे तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो हमने क्या शो कर दिया है कि अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करें, ऊपर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स नीचे आएगा, यानी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स ऊपर आएगा, यानी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। तो ये कैसी इक्विलिब्रियम हुई, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गई, राइट। ये कैसी इक्विलिब्रियम हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गई, नोट कर लीजिए, ठीक है। और नोट करते करते देखिए क्या है कि अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो अगर हम इसे डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाएगा, पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाएगा, परंतु क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचते ही रुक जाएगा, नहीं, ठीक, नहीं रुकेगा नहीं। आप लोगों ने एसएचएम में पढ़ा होगा 11th क्लास में, अगर कुछ भी याद हो तो, ठीक। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुकेगा नहीं, तब तक इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये आगे बढ़ जाएगा और फिर कुछ दूर आगे जाके रुकेगा, और फिर जैसे ही रुकेगा आप ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अपनेट फिर किधर लग जाएगा, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऊपर की तरफ, फिर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाने का प्रयास करेगा। यानी अब इसका मोशन कैसा होगा अगर इसे आप डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, ऑसिलेटरी। इसका मोशन कैसा हो जाएगा, ऑसिलेटरी, ठीक। तो इसे भी कहीं लिख लेते हैं, इफ displaced and released, if displaced and released, its motion will be oscillatory, will be oscillatory। और बताइए पीरियडिक होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो पीरियडिक होने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि पीरियडिक होने के लिए कभी क्या देखें, एनर्जी कंजर्वेशन,
अगर एनर्जी कंजर्व है तो आपका मोशन पीरियडिक होगा। तो mg फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और ये दोनों के दोनों फोर्सेज कंजर्वेटिव है, ये दोनों के दोनों फोर्सेज कंजर्वेटिव हैं, राइट। तो एनर्जी कंजर्व है तो मोशन डेफिनेटली पीरियडिक होगा एंड पीरियोडिक। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए, राइट। तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है और एनर्जी कंजर्व है। तो इससे हमने दो बातें तो निकाल ली कि मोशन, इसको रिलीज कर देने पर मोशन ऑसिलेटरी और पीरियडिक होगा। एसएचएम के लिए वही चेक करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें पूछा गया है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, राइट। तो अभी हमने ये नहीं शो किया है कि ये एसएचएम ही करेगा, अभी हमने ये नहीं शो किया है कि ये एसएचएम ही करेगा, पहले ये शो करना पड़ेगा कि ये एसएचएम ही करेगा, राइट। तो अब इसको मिटाते हैं और आप लोग अपने मन में थोड़ा सा रिवाइज करें ये एसएचएम प्रूव करने के लिए क्या करते थे, या एसएचएम प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते थे। ठीक, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या स्टेप्स बताए थे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक बार रिवाइज करवा चुका हूँ। और पिछले स्टेप्स का मैं यूज नहीं करूंगा, पिछले पार्ट के सॉल्यूशंस का मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता है। ठीक, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होता है कि शो दैट, ऐसा लोग पूछते हैं, आप लोग को नोट करने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन नोट कर चुके हैं कि शो दैट if the particle is displaced slightly it will perform SHM। पहला क्वेश्चन तो उनका यही रहता है, पहला क्वेश्चन उनका यही रहता है। ठीक, जैसा हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं इसको बनाता जा रहा हूँ 2 के लैम्डा बाई एक्स इंटू क्यू, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या स्टेप्स बताए थे, और फिर दूसरा स्टेप होगा जब आप शो एसएचएम शो कर लेंगे तो होगा कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, राइट। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि फाइंड आउट मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट, जिसे हम एमपीएफआर बोलते हैं, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। मीन पोजीशन पर फोर्सेज में रिलेशन। तो फोर्सेज कौन से लग रहे हैं, एक आपका लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक लग रहा है आपका mg, एक लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक लग रहा है mg। ठीक, और मेन पोजीशन पर है तो मेन पोजीशन है तो एफ नेट 0 होना चाहिए, जिसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक, और मेन पोजीशन जिस पोजीशन पर मिलती है उस पोजीशन को जल्दी हम नॉट से डिनोट कर देते हैं, तो इसको मैं एक्स नॉट बोल देता हूँ, राइट। ठीक, तो एक इक्वेशन आपकी ये मिल गई। ये हो गई आपकी मेन पोजीशन, राइट। कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक्स डिस्टेंस पर अगर ये होता है तो mg नीचे लग रहा होता और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा होता। अब अगर ये मेन पोजीशन है और मेन पोजीशन की पोजीशन को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, नॉट से, तो इसे मैंने एक्स नॉट मान लिया है, राइट। तो अगर ये मेन पोजीशन है तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, क्योंकि तभी ना दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे और एफ नेट 0 होगा, राइट। ठीक, तो 2 के लैम्डा बाई एक्स नॉट इंटू क्यू इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगी। ठीक, परंतु एसएचएम के लिए अपने को केवल बस ये रिलेशन चाहिए होता है, राइट, केवल ये
रिलेशन चाहिए होता है। तो पहला स्टेप अपना कंप्लीट हुआ, हमने क्या फाइंड कर लिया है, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। सेकंड स्टेप, displace the particle x from its mean position। ठीक, पार्टिकल को इसकी मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस करें, मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस करें, राइट। तो जब आप इसे x डिस्प्लेस कर देंगे ऊपर की ओर, तब लाइन चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स नॉट, x प्लस एक्स नॉट, राइट, ठीक है ना। तो अब इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की ओर कितना लगेगा, 2k लैम्डा बाई एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू क्यू ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ mg, राइट। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड की, फिर हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस किया, तो अब लाइन चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस एक्स नॉट, पहले एक्स नॉट था इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, ठीक। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया, 2k लैम्डा अपॉन x प्लस एक्स नॉट इंटू क्यू, और नीचे की ओर क्या लगता रहा, mg, राइट, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर एफ नेट लिखना होता है, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर एफ नेट लिखना होता है, assuming the direction of displacement to be positive। तो डिस्प्लेस किधर किए, ऊपर, तो ऊपर डिस्प्लेस किए तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए एफ नेट लिखना है। तो ऊपर वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मान लिए हैं, तो ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव, राइट, और नीचे लगने वाला mg नेगेटिव। तो इतना हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। अब देखिए क्या है कि अभी एसएचएम नहीं है, क्योंकि एसएचएम के लिए f की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, f मस्ट बी इक्वल टू माइनस kx केज एसएचएम कांस्टेंट, केज एसएचएम कांस्टेंट। तो सम नेगेटिव कांस्टेंट इनटू x आना चाहिए, जबकि इससे दूर दूर तक ऐसा नहीं दिख रहा है, राइट। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लाना है। अगर ला पाए तब तो ये एसएचएम होगा, अगर नहीं ला पाए तो एसएचएम नहीं होगा, ठीक। तो हम इस बात का यूज करेंगे कि उन्होंने बोला कि स्लाइटली डिस्प्लेस मतलब ये रफ वर्क के लिए यूज कर रहा हूँ ये स्पेस। स्लाइटली डिस्प्लेस मतलब x इज मच लेस देन x नॉट, इस बात का यूज करेंगे। अब देखिए क्या है, इसमें से हम x नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो x नॉट कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स नॉट माइनस mg, राइट। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2k लैम्डा क्यू अपॉन एक्स नॉट, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स नॉट रेज़ टू द पावर माइनस 1 माइनस mg। अब देखिए अगर x मच लेस देन x नॉट है, अगर x मच लेस देन x नॉट है, तो x अपॉन एक्स नॉट मच लेस देन 1 हो जाएगा। तो अगर आपका x मच लेस देन x नॉट है, तो x बाई एक्स नॉट मच लेस देन 1 हो जाएगा, और हम यूज कर सकते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक। अब कई लोगों के होश उड़ गए होंगे, ठीक है, पीछे आके रिवाइज करिए। सेकंड चैप्टर में हम यूज करेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n
यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि if x is much less than 1, if x is much less than 1, then 1 plus x to the power n can be written as 1 plus nx. If x is much less than 1, then 1 plus x to the power n can be written as 1 plus nx. वही काम हम वहाँ पर कर रहे हैं। 1 plus x by x naught to the power minus 1 है, x by x naught 1 से बहुत कम है, 1 से बहुत कम है। तो अब हम इसको 2k लैम्डा क्यू अपॉन x, सॉरी x नॉट, यहाँ x नॉट कॉमन लिए थे ना, x नॉट, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू है -1, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स नॉट माइनस एम जी, राइट। अब देखिए मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन को यूज करते हैं, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन को हम यूज करते हैं। तो 2k लैम्डा क्यू बाई एक्स नॉट, 2k लैम्डा क्यू बाई एक्स नॉट इंटू 1, ठीक, इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी। तो ये आपका 1 इस एम जी से कट जाएगा, ये 1 आपका एम जी से कट जाएगा। तो यहाँ पर एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट दोबारा लिख देता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू, सबसे पहले माइनस एक्स बाई एक्स नॉट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस साइन आया, फिर कांस्टेंट टर्म 2k लैम्डा क्यू अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर, एक एक्स नॉट यहाँ पर है, राइट, और एक एक्स नॉट यहाँ पर है, इनटू एक्स। अब ये आ गया प्रॉपर एसएचएम का फॉर्म, ठीक, अब ये आ गया प्रॉपर एसएचएम का फॉर्म। हमने प्रूव कर दिया कि एफ नेट इज इक्वल टू सम नेगेटिव कांस्टेंट, एफ नेट इज इक्वल टू सम नेगेटिव कांस्टेंट इनटू एक्स। तो अब हमने प्रूव कर दिया कि ये एसएचएम करेगा, रिलीज करने पर ये एसएचएम करेगा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक। अब आप लोग बस इतना नोट कर लीजिए, इतने को मिटा देता हूँ, ऑब्वियसली वीडियो पॉज करके, मैं तो रुकूंगा नहीं। ठीक, अब देखिए अपना मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन एक आया था 2k लैम्डा x अपॉन, सॉरी 2k लैम्डा q अपॉन x नॉट इज इक्वल टू mg, राइट। ये मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन यहाँ पे आया था ना, इसको वहां पर यूज करते हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, mg x नॉट माइनस mg x नॉट अपॉन x नॉट का स्क्वायर इंटू x, तो एक x नॉट कट गया, तो ये हो गया माइनस mg अपॉन x नॉट इंटू x, ठीक, थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ गया। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m मास ऑफ द पार्टिकल अपॉन k, ये क्या होता है एसएचएम कांस्टेंट, तो mg अपॉन x नॉट, ठीक, तो नीचे वाला जो l x नॉट है वो घूम के ऊपर चला जाएगा। और ये अगर आप लोगों ने 11th में एसएचएम कुछ भी पढ़ा है तो आप लोगों को सिंपल पेंडुलम की याद आ रही होगी, क्योंकि वहां पर भी टाइम पीरियड कितना आता था 2 पाई डॉट एल बाई जी, 2 पाई डॉट एल बाई जी, ठीक। और यहाँ पर एल किया क्या है एक्स नॉट, ये भी डिस्टेंस है, ठीक। तो डायमेंशनली तो हमें पहले ही पता चलेगा कि डायमेंशनली ये करेक्ट। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड, ठीक। तो ये हो गया है आपका, ये हमने कर लिया
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और उसके जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। ये टॉपिक सबके लिहाज से इम्पोर्टेंट है, सबके मतलब बोर्ड्स के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। और जो चीज बोर्ड में होती है वो कॉम्पिटिशन्स के लिए तो पढ़नी पड़ती है, लेकिन ये बोर्ड के हिसाब से इसका डेरिवेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम करेंगे हाफ रिंग के सेंटर पर फाइंड करना, क्वार्टर रिंग के सेंटर फाइंड करना, चार्ज्ड आर्क, किसी भी एंगल का अगर आर्क होगा तो उसके सेंटर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक, थैंक यू।